हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जेएसएससी प्लस टू माध्यमिक आचार्य शिक्षक भर्ती का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव मॉक टेस्ट सेकंड को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट वन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जो कि बहुत ही सटीक आंसर हैं और ये सारे जिन अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम को ऑलरेडी फेस किया है, उनके फीडबैक पे ये मॉक टेस्ट रेडी किया गया है। ये आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल होने वाला है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखिए। ये मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही रेडी किया गया है। किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेशन हो रहा है और किस तरह का लेवल है जो क्वेश्चन का मॉडरेट है या ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है, उन सभी बातों को ध्यान रखकर एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस मॉक टेस्ट को रेडी किया गया है। आप लोग एक बार ज़रूर देखें और खुद ही अपने एग्ज़ाम में फ़ील करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नहीं भी है तो मैं बता रही हूँ कि 200 के टोटल क्वेश्चंस आपके इसमें रहने वाले हैं और इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस इसमें मिल रहे हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सब कुछ इंक्लूड है, कंप्यूटर सब कुछ इंक्लूड है। तो हम लोग शुरुआती से एक सीक्वेंस में चीज़ों को लेकर चलेंगे और सारे टॉपिक को हम लोग इस मॉक टेस्ट की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका आता है इडियम से। द इडियम टू एक इडियम है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। कहने का मतलब है कि रात भर मेहनत करना या फिर देर रात तक पढ़ाई करना। मिडनाइट तक ऑयल की तरह जलते रहिए, इसका कहने का मोटा-मोटा अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, टू डिस्ट्रॉय समथिंग एट नाइट, क्या रात में किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। ऑप्शन बी है टू वेस्ट टाइम, ऑप्शन सी है टू वर्क लेट इंटू द नाइट एंड ऑप्शन डी है टू लाइट अ लैम्प एट नाइट। यस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सॉरी, टू वर्क लेट इंटू रात भर काम करना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना? देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना, इसका सेंस है। अगला है फ्रेज से क्वेश्चन है, द फ्रेज एट द 11th आवर मीन्स, ठीक है? 11 घंटे का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है वेरी अर्ली, ऑप्शन बी है एट द राइट टाइम, ऑप्शन सी है एट द लास्ट मोमेंट एंड ऑप्शन डी है इन द मॉर्निंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, है ना? एकदम आखिरी मिनट पे कुछ करना। सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून। Again, you have 4 options. What is the meaning of once in a blue moon? Option A, every day. Option B, frequently. Option C, rarely. And option D, night. At night. आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत कम करना, रेयरली करना, ठीक है? बहुत कम, जैसे कभी-कभी गाँव जाता हूँ, बहुत रेयर केस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयरली। कभी-कभी के सेंस में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखने की कोशिश करिए। अगला सवाल है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या करना है? टेंस पहचानना है, फाइंड आउट द टेंस। सो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए कि इसमें कौन सा टेंस का यूज हुआ है। आपके पास ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन बी है सिंपल फ्यूचर टेंस, ऑप्शन सी है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बॉइल्स लगा है ना, आप लोग यहाँ वर्ब देखिए वाटर के साथ, बॉइल्स कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला सवाल है, द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एट 6 AM एवरी डे। कि ट्रेन जो है स्टेशन पर ठीक 6 बजे हर दिन आ जाती है। इसमें आप लोग टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। आपके ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी है सिंपल फ्यूचर टेंस, ऑप्शन सी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड ऑप्शन डी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ही बढ़िया और सुंदर प्यारा सा सवाल है। इसका आंसर आई होप कि सभी लोगों को आता है। तो अराइव्स लिखा है द ट्रेन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखिए एस लगा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? अगेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि सी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज। वो आजकल क्या कर रही है? एग्जाम की तैयारी कर रही है, ठीक है? तो प्रिपेयरिंग है, बताना है कि कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है। आपके ऑप्शन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑप्शन बी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन सी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड ऑप्शन डी है सिंपल फ्यूचर टेंस। सो सी इज प्रिपेयरिंग, आईएनजी को देखिए कौन सा टेंस है? ये कर रही है, इज भी लगा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, इसी तरह के सवाल आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने दे दिया है, तो आपको ज़रूर महसूस हो रहा होगा और अगर आपने नहीं दिया है, तो आप जब अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैम सही कह रही थी। मैंने एकदम ऑथेंटिक
और जो वो अभ्यर्थी जिसने एग्ज़ाम देकर आया है, उन्होंने मुझे फीडबैक बताया कि मैम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, मैंने सारे कर डाले। तो उसके कहने के अनुसार ही मैंने इसको रेडी किया ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन भावी शिक्षकों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इनसे बेनिफिट ले सकें। अगला सवाल है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन टिन स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है? बच्चे कहाँ खेल रहे थे? पार्क में। तभी क्या होने लगा? बारिश। बताइए कौन-सा टेंस में है ये? आपके पास 4 ऑप्शंस है। सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो 7 का आंसर हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। बच्चे खेल रहे थे तभी बारिश हुई है। ठीक है? तभी बारिश होने लगी थी। इसमें भी ईडी लगा है, पास्ट टेंस का है। तो पास्ट कंटीन्यूअस का है ये। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स है शी वाज़ कुकिंग डिनर एट दैट टाइम डैश शी। चलिए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्वेश्चन टैग से है। ठीक है? तो इसको आप लोग करिए। शी वाज़ कुकिंग डिनर एट दैट टाइम। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। सो वाज़ देख रहे हैं ना आप? शी वाज़ कुकिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी के साथ वाज़न्ट हो जाएगा। कह रही कि वो खाना बना रही थी उस समय, है ना? तो यहाँ पर नेगेटिव डालेंगे, है ना के लिए वाज़न्ट हो जाएगा क्योंकि वाज़ है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को देखना होता है। क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर वाज़न्ट। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 9 है सिमिलर क्वेश्चन द बॉयज़ वर शाउटिंग लाउडली डैश दे। तो बॉयज़ वर, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरंट। इसका आंसर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ 9 वरंट। क्वेश्चन नंबर 10 आई वाज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड डैश आई। खुद के लिए बात हो रही है ना, मैं खुद बाहर वेट कर रही थी तुम्हारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? खुद के लिए आई के साथ क्या आ जाएगा? आई के साथ वाज़न्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है ही सेट अंडर द ट्री टू रेस्ट। वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा। सो द वर्ड अंडर इज, यहाँ पे एक वर्ड आया है अंडर। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो वर्ड है अंडर ये क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कंजंक्शन, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन एंड ऑप्शन डी है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये वर्ड अंडर क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। अंडर, इन, ऑन, आउट, बिटवीन, अमॉन्ग, ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर दी प्रीपोजिशन। अगला सवाल है सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें आपको बताना है ये जो वर्ड बट है ये क्या है? अगेन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। सो ऑप्शन है प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी है कंजंक्शन, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव एंड ऑप्शन डी है एडवर्ब। बताइए कि यहाँ पर वर्ड जो आया है तो ये बट किसको डिनोट कर रहा है? वो गरीब है मगर ऑनेस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कंजंक्शन है, क्योंकि आपने फन बॉय तो सुने हैं ना? कंजंक्शन के लिए एक वर्ड आता है फन बॉय। ठीक है? तो फन बॉयज़ में यहाँ देखिए बी फॉर बट, बी फॉर बट। तो आपका क्या हो जाएगा? ये कंजंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बट से जुड़ा है। ये सेंटेंस किससे जुड़ा है? सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो सेंटेंस यहाँ लिंक कर रहा है ऑनेस्ट को सेंटेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है द चाइल्ड आंसर्ड द क्वेश्चन क्लियरली। बच्चे ने कैसा जवाब दिया? एकदम क्लियर वे में आंसर दिया। बच्चे ने एकदम से क्लियर आंसर दिया। बताइए यहाँ पे द वर्ड क्लियरली इज, वर्ड जो है क्लियरली ये किसको डिनोट कर रहा है? आपके पास ऑप्शन से एडजेक्टिव को, ऑप्शन बी है नाउन को, ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन को और ऑप्शन डी है एडवर्ब को। तो क्लियरली किसको डिनोट करेगा? ये एडवर्ब को डिनोट करेगा। 13 का आंसर डी हो जाएगा एडवर्ब। क्लियरली क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो द वर्ड ब्यूटीफुल इज, आपके पास अगेन 4 ऑप्शन से बताना है कि ये जो वर्ड है ये खूबसूरत सा सुबह था। इसमें ये खूबसूरत ब्यूटीफुल वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? ऑप्शन है नाउन, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव एंड ऑप्शन डी है एडवर्ब को। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल कम आफ्टर लंच। ठीक है, वो कब आएगा? वो लंच के बाद आएगा। तो द वर्ड आफ्टर क्या है यहाँ पर? आपके ऑप्शन से कंजंक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या नाउन है। आपको बताना है कि ये जो आफ्टर है ये क्या है? कब आएगा? वो लंच के बाद आएगा। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि आफ्टर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी प्रीपोजिशन है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड। ठीक है, ऐसा वर्क करना चाहिए बहुत हार्ड ताकि हो सके कि तुम पास हो जाओ, सक्सेस हो जाओ। द एक्सप्रेशन शो दैट, सो यहाँ पर ये जो वर्ड आया शो दैट ये किसको डिनोट कर रहा है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है कंजंक्शन एंड ऑप्शन डी है एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड है शो दैट ये आपका एक कंजंक्शन वर्ड है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 17, शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली, है ना? कैसा बोलती है वो? बहुत ही पोलाइटली बोलती है, बहुत नैतिकता से बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है। तो इसमें जो ये वर्ड है वेरी, ये किसको डिनोट कर रहा है? क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या कंजंक्शन है? ठीक है? तो वेरी, टू, शो ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब हैं। क्या है ये सब? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, एडवर्ब हैं ये सब। अब हम हिंदी के सवालों की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन-सी है? ठीक है? क्या फाइंड आउट करना है कि भाववाचक संज्ञा कौन-सी है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है शत्रुता, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है गुरु। तो भाववाचक संज्ञा बताना है, जिसमें भाव दिखता हो, ठीक है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फ़ील कर सकते हैं, दैट इज़ भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? आपका आंसर है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, शत्रुता। वो दिखता नहीं है शत्रुता, बस निभाया जाता है अपने एनिमीज़ के साथ। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन-सी है? जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन की बात कर रहा है, आपको कॉमन नाउन फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला है, कॉमन नाउन में पहला है राम, दिल्ली, नदी और गंगा। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी नदी है, इसमें किसी नदी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। नदी आपका यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? आपके ऑप्शन है लड़का, ऑप्शन बी है शहर, ऑप्शन ए सी है पर्वत और ऑप्शन डी है भारत। व्यक्तिवाचक पूछा है, लड़का जातिवाचक है, शहर जातिवाचक है, पर्वत भी बहुत सारे पर्वत, किसी का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इंडिया की बात करें, भारत हमारा कैसा है? तो पार्टिकुलर है और ये व्यक्तिवाचक है। तो 20 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी भारत हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन-सा है? सर्वनाम आपको इस बार फाइंड आउट करना है कि सर्वनाम कौन-सा है? पुस्तक, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है शिक्षक और ऑप्शन डी है विद्यालय। आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम कौन-सा है। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वह, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि पुस्तक तो संज्ञा है, शिक्षक संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा वह। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम को पहचानिए। अगेन है सर्वनाम से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है छात्र, दूसरा ऑप्शन है मित्र, तीसरा ऑप्शन है कौन और चौथा ऑप्शन है घर। सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लोगों ने पढ़ रखा है, कौन आया, कौन गया, जिसके बारे में कुछ निश्चय न हो, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है? जो किसी काम का नाम बताए, उस तरह के संज्ञा, उस तरह के शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुझे देखते ही वह उठ बैठा। मुझे देखते ही वो उठ बैठा। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार का है? आपको बताना है कि यहाँ किस तरह के क्रिया का यूज़ हुआ है, उठ बैठना। आपके ऑप्शन है नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी है यौगिक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो मुझे देखते ही वह उठ बैठा, इसमें आपका संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा बच्चा दौड़ पड़ा, ठीक है? बच्चा दौड़ पड़ा, बच्चा गिर पड़ा। इसमें प्रयुक्त होने वाली क्रिया कैसी है, कौन-सी है इसमें क्रिया? आपके ऑप्शंस हैं यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम बोधक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। आपको बताना है बच्चा दौड़ पड़ा में इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन-सी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया, दौड़ पड़ा, गिर पड़ा, ठीक है? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कार्य के होने या करने का पता देने वाला शब्द क्या कहलाता है? कार्य के होने या करने वाले करने का पता देने वाले शब्द क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया। क्वेश्चन नंबर
27 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। एक वाक्य दे दिया गया है कि मैं खाना खा चुका हूँ, बताना है क्रिया का कौन सा भेद है। ठीक, मैं खाना खा चुका हूँ में क्रिया का कौन सा भेद है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आरंभ बोधक, बी है समाप्ति बोधक, सी है अवकाश बोधक और डी है नित्यता बोधक। मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि खाना तो खत्म हो चुका है ना, समाप्त हो चुका है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, समाप्ति बोधक। खाना खा चुका हूँ, प्लेट में कोई खाना नहीं बचा है, खाना खा चुका हूँ, समाप्ति बोधक आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझिएगा कि जिस क्रिया का व्यापार का जो फल है वो किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। आपको बताना है कि जिस पर कर्ता का फल कर्ता पर पड़े उसको कौन सा क्रिया कहते हैं। मतलब सीधा सा सिंपल है कि जिसका ऑब्जेक्ट हो उसको कौन सा क्रिया कहते हैं, तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट जिसमें रहे वही हमारा सकर्मक क्रिया होता है। तो किसी भी कर्ता का जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका फल अगर कर्म पर पड़ रहा है तो वो कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला है संधि विच्छेद से आया है सवाल, देखिए कि निम्न शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे एक वर्ड दे दिया गया रामायण, अब बताइए कि रामायण का जो सही संधि विच्छेद कौन सा है? पढ़िए आप लोग खुद देखिए, राम धन आयन, रा धन मायन, राम धन अयनक और राम धन आयन। बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है? तो रामायण का करेक्ट आंसर राम धन आयन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल समास से है, निम्न शब्द का समास पहचानिए। अतिथि एक वर्ड दे दिया गया है, आपको बता रहा है कि बताइए अतिथि कौन सा समास है। आपके पास 4 ऑप्शन है। भाव भाव समास नहीं होता है, ये होता है अवयवी समास। कौन सा समास? अवयवी समास होता है ये भाव नहीं है, इसको आप लोग भाव नहीं है ये। अवयवी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास या द्वंद्व समास। तो बताइए कि अतिथि कैसा समास है? ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? 4 ऑप्शन हैं, बताना है। पहला ऑप्शन है महाप्रभु, ऑप्शन बी है राजा पुत्र, ऑप्शन सी है माता पिता और ऑप्शन डी है राजपुत्र। तो इसमें जो सबसे सटीक और नियरेस्ट अवयवी भाव समास कौन सा है? महाप्रभु, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, महाप्रभु। अगला सवाल है, गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? ठीक है, एक शब्द दे गया है गुरु, उत्तमावस्था क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं गुरुत्व, ऑप्शन बी है गुरुजन, ऑप्शन सी है गुरुओं और ऑप्शन डी है गुरुजी। तो इन 4 विकल्पों में से उत्तमावस्था गुरु की क्या होगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर और हो जाएगा गुरु की, गुरुजी हो जाएंगे, गुरुजी। अगला शब्द है शिक्षक शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? एक और शब्द आ गया है गुरु से रिलेटेड। शिक्षक शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन बी है शिक्षक जी, ऑप्शन सी है शिक्षक गण और ऑप्शन डी है शिक्षा कर्ता। तो शिक्षक बोला है ना, तो थोड़ा सा सम्मान जोड़ दीजिए, शिक्षक जी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप शिखा का संधि विच्छेद कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। दीप शिखा का संधि विच्छेद कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, दीप धन शिखा, दी धन प शिखा और दीपीसी धन खा और दीप धन सी धन खा। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं कि ये दीप प शिखा कोई वर्ड नहीं होता है, दीपीस खा कोई वर्ड नहीं होता है, ना ही इस तरह का तोड़ तोड़ के होता है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीप धन शिखा,
ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। जलधि शब्द का समास कौन सा है? तो जलधि शब्द का समास कौन सा है? ऑप्शन सब भाव समास। ये भाव नहीं है बच्चों, इसको आप लोग अवयवी याद रखिएगा, अवयवी समास है ये, अवयवी समास, ठीक है, भाव नहीं है ये। तो आपके पास है अवयवी समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है कर्मधारी समास। बताइए जलधि कैसा समास है? तो जो जलधि है ये आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं में प्रयुक्त क्रिया का भेद क्या है? आपके पास ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग इसमें देखिए कि किसी तरह का कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, होता कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तब कुछ बात बनती। तो बच्चे खेल रहे हैं में कैसा क्रिया का कौन सा भेद है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी भी तरह का आपको नहीं दिख रहा है, कर्म नहीं दिख रहा है, कर्ता तो दिख रहा है बच्चे हैं, तो यहाँ हो जाएगा अकर्मक क्रिया। चलिए, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है बताइए? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंगा जो है वो एक पर्टिकुलर है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला सवाल है, तीव्र ताप में तीव्र किस प्रकार का विशेषण है? तीव्र ताप, आपके ऑप्शन हैं गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संबंधवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण। तो तीव्र ताप में तीव्र जो है ये परिणाम है, क्या है? परिणामवाचक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, परिणाम और परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण। हमने उसे बुलाया, ठीक है, हमने उसे बुलाया में हम कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, ऑप्शन बी है संबोधनवाचक, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो हमने बुलाया ना, ये कैसा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पे जो हम है ये उत्तम पुरुष है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला जो बोल रहा है वो है हम या मैं, ऐसे बोलते हैं कि मैंने उसे बुलाया, मैं ये उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सुख शांति, सुख और शांति दोनों है इसमें। तो सुख शांति शब्द का समास कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाव, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवयवी भाव समास। अगला सवाल है, कंप्यूटर से अब सवाल आ गया, हिंदी के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आए हैं कंप्यूटर के सवाल। तो कह रहा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? किसी कंप्यूटर का मेन जो काम होता है, फंक्शन होता है, क्या होता है? ऑप्शंस हैं डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है कुकिंग, ऑप्शन सी है प्लेइंग म्यूजिक एंड ऑप्शन डी है प्लेइंग गेम्स। सबसे पहला काम क्या होता है कंप्यूटर का? डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी का मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन काम क्या है? ऑप्शंस हैं कैलकुलेटिंग, ऑप्शन बी है स्टोरिंग डेटा, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग एंड ऑप्शन डी है प्लेइंग गेम। तो जो मेमोरी होता है उसका मेन काम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करना उसका मेन काम होता है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन आर कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर एंड ऑप्शन डी स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? फाइंड आउट करिए आंसर क्या हो जाएगा। इनपुट करना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
कीबोर्ड। प्रिंटर नहीं होगा, मॉनिटर नहीं होगा, ना ही स्पीकर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? ऑप्शंस आर माउस, प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी स्कैनर। सो आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें? माउस नहीं होगा, ना ही प्रिंटर होगा, ना कीबोर्ड होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि प्रिंटर है। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी है, प्रिंटर है। आउटपुट देता है ना, जो कुछ आप प्रिंट किए तो आपको आउटपुट दे रहा है। आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग यानी कि व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है प्रिंटर। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? व्हाट टाइप ऑफ द मेमोरी इज रैम? RAM। ऑप्शंस आर परमानेंट, ऑप्शन बी वोलाटाइल, ऑप्शन सी सेकेंडरी एंड ऑप्शन डी स्टैटिक मेमोरी। बताइए कि रैम किस तरह का मेमोरी है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वोलाटाइल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रोम किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन आर परमानेंट मेमोरी, ऑप्शन बी वोलाटाइल मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी है आपका कीबोर्ड। बताइए करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या है? रोम किसका एग्जाम्पल है? तो रोम परमानेंट मेमोरी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शंस आर शेयरिंग डेटा, ऑप्शन बी कुकिंग, ऑप्शन सी प्लेइंग गेम्स एंड ऑप्शन डी प्रिंटिंग। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज शेयरिंग डेटा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डेटा शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल नेट, ऑप्शन बी है इंटर नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरनल नेट और ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और इंटर नेटवर्क, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको इंटर नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है? आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। आपके ऑप्शन है विंडोज़, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी है सीपीयू। तो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन होगा? ऑप्शन ए विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर का मेन यूज क्या है? आपके ऑप्शन है एडिटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन बी है स्टोरिंग डेटा, ऑप्शन सी है सर्फिंग इंटरनेट और ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट विल बी एडिटिंग डेटा। वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है? डेटा को टेक्स्ट को एडिट किया जाता है, एडिटिंग टेक्स्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज व्हाट इज द मेन यूज ऑफ अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट का मेन यूज क्या होता है? ऑप्शंस आर कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ऑप्शन बी है प्लेइंग गेम्स, ऑप्शन सी है ब्राउजिंग इंटरनेट, ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। तो जब भी बात स्प्रेडशीट की आती है तो वर्ड एक्सेल में स्प्रेडशीट का काम होता है डेटा को कैलकुलेट करने का और एनालाइज करने का, या फिर वेजेज की सैलरी, स्टूडेंट का मार्कशीट, सब्जेक्ट्स, ये सब कैलकुलेट किया जाता है स्प्रेडशीट में, वर्ड एक्सेल में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए।
52 नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द पावर पॉइंट यूज्ड फॉर? पावर पॉइंट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, ऑप्शन बी है प्रिंटिंग, ऑप्शन सी है एडिटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन डी है स्टोरिंग डेटा। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, सो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहे हैं व्हाट डू वी कॉल अ डिवाइस दैट इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट? दोनों, ऐसा डिवाइस जो आउटपुट और इनपुट दोनों है, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑप्शन से स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है एक्सिलरी डिवाइस, ऑप्शन सी है पेरिफेरल डिवाइस एंड ऑप्शन डी है हाइब्रिड डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड डिवाइस में इनपुट आउटपुट दोनों काम कर सकते हैं, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कभी कभी क्या होता है ना, कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं कॉमन यूनिट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट, ऑप्शन बी है सेंट्रल यूनिट फॉर मैकेनिकल कैलकुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट विल बी कॉमन यूनिट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन हैं मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है प्लेइंग गेम्स, ऑप्शन सी है सर्फिंग इंटरनेट और ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। तो बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। आपका आंसर हो जाएगा मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है व्हाट इज द यूजेज ऑफ सीपीयू? सीपीयू का क्या यूजेज है? ऑप्शन है प्रोसेसिंग डेटा, ऑप्शन बी है स्टोरिंग लार्ज फाइल्स परमानेंटली, ऑप्शन सी है डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑन अ स्क्रीन एंड ऑप्शन डी है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग डेटा। सीपीयू का क्या काम है? डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद रिव्यू देता है, डिस्प्ले करता है। अगला सवाल है व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू? कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो क्या करता है, बताइए। ऑप्शन हैं डैमेजिंग डेटा, ऑप्शन बी है रन्स गेम्स, ऑप्शन सी है स्टोर्स डेटा एंड ऑप्शन डी है प्रिंट्स। अब वायरस क्या क्या काम करता है, ये तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग सब इसको जानते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वो डेटा को डैमेज कर देता है वायरस घुस जाने से, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। अगर वायरस आ जाए तो क्या होता है, डेटा डैमेज हो जाता है, फाइल मिलती नहीं है, हैंग होने लगती है सारी चीज़ें। अगला सवाल है व्हाट डज द कैप्स लॉक की ऑन अ कीबोर्ड डू? कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक होता है उस क्या काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं कन्वर्ट लेटर्स टू अपर केस, ऑप्शन बी है सेव्स डेटा, ऑप्शन सी है शट्स डाउन कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी है प्रिंट। तो वो क्या करता है, लेटर को कन्वर्ट करता है किस में, अपर केस में, ठीक है। टैब यूज कर देने से क्या होता है, कैप्स लॉक को ऑन कर देने से सारे कैपिटल लेटर में आपका जो फॉन्ट है वो हो जाता है। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर माउस? माउस का क्या यूज है? ऑप्शन हैं मूविंग पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन, ऑप्शन बी है स्टोरिंग डेटा, ऑप्शन सी है शफिंग इंटरनेट, ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो स्क्रीन पे मूव करता है या किसी चीज़ को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? पिछले एग्जाम में सीपीयू का फुल फॉर्म आ गया था, उसके बाद सीपीयू का यूजेज पूछ लिया था, अब पता नहीं क्या आगे पूछ ले, इसलिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर डाला है ताकि आप लोग का माइंड में फिर से ये चीज़ें रिमाइंड हो जाएं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म सीरियल बस, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल स्टोरेज बस और ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म स्टोरेज बस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियस बस,
ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन डिवाइस फॉर द कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड? वही कंप्यूटर की स्क्रीन का मुख्य डिवाइस क्या कहलाता है? ऑप्शंस है मॉनिटर, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी है माउस। बहुत ही सुंदर और हलवा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, मेन डिवाइस जो होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि साइंस से आ गया। अब 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के खत्म होते हैं, अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन? पुष्प के किस भाग में परागन के लिए जो है इंसेक्ट होते हैं वो एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं या कहीं आकर्षित हो जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं शेपल, पेटल, एंथर एंड स्टाइल। बताइए कि फूल का कौन सा भाग कीड़ों को अपने तरफ खींच लेता है? इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पेटल। फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है ना वो इंसेक्ट को, कीटों को अपने तरफ आकर्षित कर लेती हैं। सो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन? फूल के किस भाग से पराग उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है सेपल, ऑप्शन बी है पेटल, ऑप्शन सी है एंथर एंड ऑप्शन डी है स्टिग्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एंथर। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर रिसीव्स पोलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन? परागन के दौरान फूल के किस भाग पर पराग गिरता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी स्टिग्मा एंड ऑप्शन डी पेटल। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज स्टिग्मा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी से सवाल है, व्हाट कॉजेज टाइड्स? ज्वार भाटा किसके कारण से होता है? ऑप्शंस आर विंड, ऑप्शन बी है मून्स ग्रेविटेशनल पुल, ऑप्शन सी है अर्थक्वेक्स एंड ऑप्शन डी है सन हीट्स। सूरज की गर्मी से, हवा से, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से या फिर विंड से? तो ज्वार भाटा होता है आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, मून्स ग्रेविटेशनल पुल से होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है कि विच टाइप ऑफ टाइड्स अकर्स व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन? ठीक है, जब चंद्रमा, सूर्य और सब एक ही लाइन में हो जाए, सूर्य, चांद और ये आपका अर्थ सब एक ही सेंटर में आ जाए तब क्या होता है? एक ही सीध में आ जाए तब क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, हाई टाइड और लो टाइड। सिंपल आंसर है तब होगा स्प्रिंग टाइड। आंसर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी स्प्रिंग टाइड, यस। अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेट इज ट्रू? चुंबक के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं लाइक पोल्स अट्रैक्ट, समान ध्रुवों को आकर्षित करते हैं, अनलाइक पोल्स रिपील, विषम ध्रुव विकृत विकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीजेज विद डिस्टेंस और ऑप्शन डी है ओनली आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड। अब बताइए कि कौन सा आपका जो है ये ट्रू फॉल्स का है, कौन सा कथन सही है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज विथ डिस्टेंस। चुंबकीय बल दूरी के साथ घटता है। दो चुंबक है और दोनों को दूर 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 कर दिए तो क्या होगा? उसका चुंबकीय जो गुण है वो तो घटता जाएगा ना, उसका जो खींचने की ताकत है, शक्ति है, वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका फोर्स कम पड़ जाएगा। अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेट इज ट्रू? मैग्नेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है कि ट्रू है? लाइक पोल को अट्रैक्ट करता है, बी है अनलाइक पोल्स रिपील करता है, सी है मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ, या डी है ओनली आयरन कैन बी मैग्नेटाइज। तो देख रहे हैं सवाल को कैसा है, अभ्यर्थियों ने बताया है कि एक सवाल से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे? तो वो घुमा दे रहे हैं, किसी का सर पूछ ले रहे हैं तो अगले सवाल में किसी का पैर पूछ ले रहे हैं। एक समझने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से घुमा घुमा कर 360 सवाल पूछा जा रहा है। इसमें आपका करेक्ट आंसर वही सी हो जाएगा कि भाई दूरी घटाइएगा, दूरी बढ़ा दीजिएगा तो उसका जो फोर्स है वो घटता जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस।
अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी कौन सी है? चुंबक का जो गुण है, कौन सा चुंबक का गुण है इनमें से दिया गया 4 ऑप्शंस में से? दे कैन अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन evaporate water and they can reflect light. So your answer will be option A will be correct answer. They can attract iron object. अगला सवाल है, what is the difference between a temporary magnet and a permanent magnet? दोनों चुंबकों में क्या अंतर है? ऑप्शंस हैं कि जो टेम्पररी मैग्नेट लूज मैग्नेटिज्म इजली और परमानेंट मैग्नेट रिटेन इट। ऑप्शन बी कह रहा है परमानेंट मैग्नेट्स लूज मैग्नेटिज्म इजली, टेम्पररी मैग्नेट रिटेन इट। ऑप्शन सी है बोथ लूज मैग्नेटिज्म इजली। ऑप्शन डी है बोथ रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। बताइए कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि टेम्पररी मैग्नेट जो होता है वो लूज कर देता है मैग्नेटिज्म को, आसानी से लूज कर देता है, और जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो सारी चीज़ों को, अस्थायी चुंबक उसको समेटे रखती है, रिटेन करके रखती है, होल्ड करके रखती है। अगला सवाल है 100+ क्वेश्चन है बच्चों, इतना आप लोग देखिए क्योंकि ये आपके मॉक टेस्ट का पार्ट है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगला सवाल है विच पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। दो चुंबक के कौन से ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, रिपील करते हैं? आपके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं लाइक पोल्स, ऑप्शन बी है अनलाइक पोल्स, ऑप्शन सी है नॉर्थ एंड साउथ पोल ओनली एंड ऑप्शन डी है नन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइक पोल जो है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है ट्रेडिशनल सॉन्ग नेट इज रिलेटेड टू। नेट और नट पारंपरिक, ये देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है कि ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है नट ये किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं छऊ से, ऑप्शन बी है ओडिसी से, ऑप्शन सी है कथक से और ऑप्शन डी है मणिपुरी से और ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नट का संबंध किससे है? तो छऊ नाच से है ना, जो झारखंड का फेमस नाच है छऊ नाच। अगला है 72 का ट्रेडिशनल एसोसिएशन ऑफ ढोल संगीत इज विथ विच स्टेट। बताइए ढोल संगीत किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है यूपी एंड ऑप्शन डी है बिहार और ऑप्शन ई भी है जिसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ढोल सॉन्ग किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो राजस्थान से है ना, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, वो राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विच डांस एक्सप्रेस डिवोशन। भक्ति भाव से किस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है छऊ नाच। आपको बताना है नृत्य भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विच डांस डेपिक्ट इपिक बेस्ड स्टोरीज। ऐसा कौन सा नृत्य है जो महाकाव्य आधारित कथाओं को दर्शाता है, डांस के जरिए अपने महाकाव्यों को दर्शाता है, जैसे महाभारत को दर्शा रहा है, रामायण को दर्शा रहा है। तो आपको बताना है कि वो इम्पोर्टेंट डांस कौन सा है जो अपने डांस के बेस पे अपने उस महाकाव्य को दर्शाता है। ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है छऊ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा छऊ नाच है जो महाकाव्यों को अपने नाच से, अपने डांस से प्रदर्शित करता है, दिखाने की कोशिश करता है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस का जो है मेन थीम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है भक्ति भाव, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है महाकाव्य कथा और ऑप्शन डी है लोक जीवन और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति भाव, ठीक है। भक्ति भाव, सवाल क्या था? मणिपुरी डांस का थीम क्या है? भक्ति भाव है, याद रखिएगा मणिपुरी डांस का थीम भक्ति भाव है। अगला सवाल पॉलिटी से है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है?
Who advises the state government on legal matters? Options are Chief Justice, ऑप्शन बी है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। बताइए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में कौन एडवाइस देता है? तो वो आपका एडवोकेट जनरल देता है। एडवाइस देने का काम किसका होता है? एडवोकेट का है। तो इस तरह से आप लोग कोरिलेट करके याद रखने की कोशिश करिएगा, बस और कुछ नहीं। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शंस आर मुंबई, दिल्ली, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। अगला है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस? नागर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इम्प्लीमेंट लॉ, कानून बनाना, कानून लागू करना, इंश्योर जस्टिस विदाउट इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी है ड्राफ्ट न्यू लॉज एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो बताइए कि मेन पर्पस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, पर्पस क्या है उनका? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंश्योर जस्टिस विदाउट इन्फ्लुएंस। ठीक है, बिना प्रभाव के न्याय सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफिसर एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव मैटर? तो कौन सा राज्य सरकार के लिए कौन सा अधिकारी विधायी मामलों में सलाह देता है? ऑप्शन है गवर्नर, ऑप्शन बी है लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन सी है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन डी है चीफ सेक्रेटरी और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कह रहा है एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव मैटर में। आपका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। सलाह देने की बात आए तो बेहिचक एडवोकेट जनरल को चुनिए। अगला सवाल कह रहा है कि हु ऑक्युपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन द जुडिशियरी? न्यायपालिका में सर्वोच्च पद पर कौन बैठता है? आपके ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो कौन बैठता है हाईएस्ट पोजीशन में जुडिशियरी में? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2 4 8 16। तो इसमें मिसिंग लेटर को ढूंढिए, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है और कौन सा इसमें जो है कि मेथड लगेगा। इसमें देखिए जरा आप लोग, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप लोग जैसा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आगे क्या हो जाएगा 16 2 जा, ऑप्शन 16 2 जा 32 हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है, पॉइंटिंग टू अ मैन रवि सेड, रवि एक आदमी को दिखाते हुए कहता है, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रवि? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरे माँ के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, वह रवि से कैसा संबंधित है? इसको आप लोग बिठा कर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि वो सन के संदर्भ में संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रवि वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, सो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स? 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? तो हम जब इसको बैठाएंगे, आराम से इसको बैठाएंगे, तो इसका कौन सा आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा कि वो पूर्व दिशा में जा रहा है। अगर चाहें आप लोग तो इसको बिठा कर देख सकते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल है। सबसे पहले है कि रवि 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर चलेगा, अगर यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर दाएं मुड़ता है वो, तो दाएं मुड़ेगा, इधर आएगा, 3 किलोमीटर चलता है, फिर कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चलता है।
तो बताइए कि वो किस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो एक बार ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ गया, तो आपका ये कौन-सा दिशा हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में करके देखिएगा तो आप पर्टिकुलर तरीके से कर सकेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे दिक्कत हो रही है। आप लोग खुद से करिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगला है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच आर सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है? तो 8 दोस्त बैठ गए हैं सर्कल में। ए इज़ अपोजिट टू ई, और क्या कह रहा है देखिए, ए जो है ई के सामने बैठ गया है, ई के सामने एकदम एक दूसरे के सामने बैठ गया है लोग। अगर ए यहाँ बैठा है तो ई यहाँ बैठ गया, एक दूसरे को देख रहा है। तो जहाँ से दाएँ-बाएँ बताएगा वहाँ से शुरू करिएगा आप। एक बैठा दिया आमने-सामने, बी ए के दाएँ और है, बी कहाँ पर है? ए के दाएँ हैं, और ई के बाईं और कौन बैठा है? जब आप लोग पूरा तरह से बढ़िया से बिठा लीजिएगा, तो आपके ऑप्शन से बी, सी, डी और एफ आपको मिलेगा क्या कि ऑप्शन डी बैठा है ना? ऑप्शन सी में जो पर्टिकुलर आंसर है डी, वो बैठा है ई के बाएँ, और डी बैठा है। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, एनालॉजी से सवाल है। कह रहा है बुक रीड से रिलेटेड है, तो नाइफ किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन से कट, राइट, ईट और कुक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वही नाइफ जो है वो कट, ऑप्शन ए से रिलेटेड है। चाकू क्या करेगा? काटेगा। अगला है नंबर सीरीज से है, फाइंड द मिसिंग नंबर 7, 14, 28, 56। तो मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, अगला 28 टू जा 56, आगे क्या होगा? आपका आंसर 112 हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। टेबल पढ़ना था। अगेन एक और ब्लड रिलेशन से सवाल आ गया। पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की माँ है, वह रवि से कैसा संबंध रखती है? तो जो महिला है वो महिला रवि से कैसे संबंधित है? तो वो महिला उसकी माँ है, ठीक है? वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की माँ है। मेरे पिता के, तो मेरा पिता है ना, खुद का पिता हो गया यहाँ, खुद का पिता सेल्फ हो गया। एकमात्र पुत्र यानी रवि खुद को बोल रहा है कि माँ है, तो रवि खुद को यहाँ डिनोट कर रहा है कि वो मेरे पिता की एकमात्र पुत्र की माँ है, क्योंकि रवि इकलौता है, यहाँ पर माँ और बेटे का संबंध है। अगला सवाल कह रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर 8 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर जाता है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? आराम से बिठाइए इसको, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आंसर आ जाएगा। इसमें आपके आंसर हैं, कितना दूर जाएगा वो? 8 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। जब आप लोग उसको बना ले तो आंसर मैच करिएगा, ठीक है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से है। 6 व्यक्ति जो है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू एक पंक्ति में बैठ गया है। इस बार पंक्ति में बैठा है ना, सर्कल में नहीं बैठा है। क्यू आर के बाईं ओर, टी के दाईं ओर है, और यू जो सबसे दाईं ओर है, सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? जब आप लोग इसको बिठाओगे एक एक करके तो आपको मिलेगा उसके दाईं ओर कौन बैठा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, टी उसके दाईं ओर बैठा है। 19 नंबर क्वेश्चन एनालॉजी से है। पेन अगर राइट से संबंधित है तो स्पेड किससे रिलेटेड होगा? स्पेड कुदाली जो होता है, फावड़ा, किससे रिलेटेड होगा? आपके ऑप्शन से डिग, कुक, कट और मेजर। तो फावड़ा डिग से होगा, खोदने का काम आता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, खोदना। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज द फेमस रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर नॉन एज चंद्रा? चंद्र के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध शासक गुप्त साम्राज्य से है, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्ता एंड समुद्रगुप्ता द्वितीय और स्कंद गुप्ता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है,
विच कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड शोज किंग ऑन हॉर्स एंड गॉडेस लक्ष्मी? गुप्त काल के किस सिक्के में राजा घोड़े पर और देवी लक्ष्मी दिखाई गई है? तो बताइए, आपके ऑप्शन है गोल्ड दिनार, ऑप्शन बी है सिल्वर दिनार, ऑप्शन सी है कॉपर कॉइन एंड ऑप्शन डी है पंच मार्क्ड कॉइन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, गुप्त काल की बात हो रही है ना, सोने के सिक्के चलवाए थे भाई साहब, तो गोल्ड दिनार हो जाएगा। ठीक है, सोने का दिनार चलवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, क्योंकि दो शासक है ना, दो राजवंश है, एक एक मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और एक चंद्रगुप्त है जो श्रीगुप्त से शुरू होता है जिनका। और चंद्रगुप्ता का तो चंद्रगुप्त से ही शुरू होता है क्योंकि वही तो घनानंद के बाद बना था किंग। विच एम्पायर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? मौर्य वंश का कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म अपनाया था? तो मौर्य के बाद कौन आता है? इसका पुत्र आता है बिंबिसार, बिंबिसार के बाद कौन आता है? कालाशोक, और कालाशोक के बाद आता है अशोक। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और हर्षा। यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अशोका ने बुद्धिज्म को और बुद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका तक भेज दिया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला सवाल है विच पिलर इंस्क्रिप्शंस आर एसोसिएटेड विद अशोका? अशोक से किस स्तंभ अब शिलालेख जो है संबंधित है? ऑप्शन है दिल्ली पिलर, ऑप्शन बी है सारनाथ पिलर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद पिलर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सब जगह जो है चंद्रगुप्त का अशोक का शिलालेख स्तंभ है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है कनिष्का वॉज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? कनिष्का जो है वो किस वंश का शासक थे? ऑप्शन है गुप्ता डायनेस्टी, ऑप्शन बी है मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन सी है कनिष्का डायनेस्टी और ऑप्शन डी है सातवाहना डायनेस्टी। कनिष्क की बात की जा रही है तो वो किससे होगा? वो कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड थे वो। कुषाण डायनेस्टी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 96 कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट फेमस कॉइन इशूड बाई कनिष्क? कनिष्क द्वारा जारी किया गया सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? ऑप्शन है गोल्ड दिनार, ऑप्शन है बी है सिल्वर टेट्राकम, ऑप्शन सी है कॉपर कर्सपना और ऑप्शन डी है पंच मार्क्ड कॉइन। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सिल्वर टेट्राडॉकम। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेवराय वॉज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? कृष्णदेवराय किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है विजयनगर डायनेस्टी, ऑप्शन बी है छोला डायनेस्टी, ऑप्शन सी है पांड्या डायनेस्टी, ऑप्शन डी है सातवाहना डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय विजयनगर से संबंधित हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 कृष्णदेवराय कॉइन्स यूजुअली डेपिक्टेड विच डिटी? किस देवी देवता को कृष्णदेवराय जी के सिक्कों में सामान्यतः दर्शाया गया है? ऑप्शन है भगवान विष्णु, ऑप्शन बी है लॉर्ड शिवा, ऑप्शन सी है दुर्गा और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो कृष्णदेवराय के जब सिक्के चल रहे थे तो भगवान विष्णु का बोलबाला था। भगवान विष्णु को सब कोई वैष्णव धर्म को मानते थे। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है विच गुप्ता रूलर वॉज नॉन एज इंडियन नेपोलियन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्केस्ट? किस गुप्त शासक को उनके सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्ता, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्ता द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्ता। सभी को पता है कि ऑप्शन में जो समुद्रगुप्त है उनको नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 क्वेश्चन का हमने ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पढ़ के जाएं। पूरी उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। विच एम्पायर इशूड कॉइन्स विथ संस्कृत इंस्क्रिप्शन एंड इमेजेस ऑफ डिटीज? किस साम्राज्य ने संस्कृत लेख और देवताओं की छवि वाले सिक्के जारी किए? ऑप्शन है गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन बी है मौर्य एम्पायर, ऑप्शन सी है कुषाण एम्पायर और ऑप्शन डी है शोला एम्पायर। तो
किसकी बात हो रही है? संस्कृत लेख और देवताओं की छवि। आपका आंसर हो जाएगा गुप्ता एम्पायर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 101। इन ऋग्वेदा विच रिवर इज डिस्क्राइब एज द बेस्ट ऑफ मदर एंड फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन्स। ऋग्वेद की ऐसी कौन सी नदी है जिनको सर्वश्रेष्ठ माता के रूप में वर्णित किया जाता है, जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों में बहती है? आपके ऑप्शन हैं सरस्वती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है गोदावरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को माता का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जब भी वर्ड मदर की आए ना तो आप लोग माँ सरस्वती को, सरस्वती रिवर को करना। सेकंड क्वेश्चन है 102 है, विच वैदिक रिवर इज कंसिडर एज अ सिंबल ऑफ प्यूरिटी एंड इट्स ऑफन मेंशन अलोंग विद द अलकनंदा एंड भागीरथी। किस नदी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और अक्सर अलकनंदा और भागीरथी के साथ उल्लेखित किया जाता है? क्योंकि गंगा जहाँ से निकलती है तो वो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ही संगम बनाती है, उसके बाद ही वो गंगा कहलाती है। आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, सिंधु और सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ये भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ही आगे बढ़ती है और तब ये इंडिया में पहुंचती है। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट विच रिवर्स डिसअपियरेंस इज लिंक्ड विद द ड्राइंग अप टू द वैदिक सिविलाइजेशन सेटलमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। वैदिक ग्रंथ के अनुसार किस नदी को सूखने को पश्चिमी भारत में वैदिक सभ्यता के बस्तियों के खत्म होने से जोड़ा जाता है कि नदी सूख गई इसलिए बस्ती खत्म हो गया? ऐसा कौन सा नदी को माना जाता है? ऑप्शन से सरस्वती नदी, बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो ऐसा मान्यता है सरस्वती नदी को लेकर के, क्योंकि सरस्वती नदी सूख जाती है, इसका जिक्र बार बार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 कह रहा है विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड इन अर्थवेदा एज अ प्यूरिफायर ऑफ सिंस। पापों को धोने वाली नदी एंड एसोसिएटेड विथ बोथ रिचुअल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अर्थवेद की किस नदी का वर्णन पापों की शुद्धकर्ता के रूप में किया गया है और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन है जमुना, गंगा, गोदावरी और सिंधु। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी को पाप से मुक्ति वाली नदी कंसिडर की जाती है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 105 क्वेश्चन कह रहा है विच वैदिक रिवर इज नॉन फॉर। वैदिक नदी से आया हुआ है सवाल, इसलिए इन सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। Which Vedic river is known for its jewel course flowing both as an underground and surface river in ऋग्वेदिक डिस्क्रिप्शन। ऋग्वेदिक के विवरण में कौन सी नदी अपनी दोहरी धारा के लिए प्रसिद्ध है, जो भूमिगत और सतही दोनों रूप में बहती है? ऑप्शन से सरस्वती, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। दोहरी धारा के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो सरस्वती नदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है विच एंशियंट इंडियन डायनेस्टी वाज द इशूड कॉइन्स मेड प्राइमरली ऑफ द लीड। सीसा के सिक्के जारी करने वाले कौन से शासक थे? ऑप्शन है मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन बी है कुषाण डायनेस्टी, ऑप्शन सी है सातवाहना डायनेस्टी और ऑप्शन डी है गुप्ता डायनेस्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज सातवाहना डायनेस्टी। शीशे के सिक्के जारी किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। सरफेस के एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी नदी है जो बहुत लार्जेस्ट है, बड़ी है? सबसे ओशियन है, सॉरी नदी नहीं है, ये ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन पूछ रहा है। ऑप्शन है अटलांटिक, ऑप्शन बी है इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी है आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशियन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन कहलाती है। ये देखिए सबका वैदिक नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ताकि आप लोगों को आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। रावी को पुरुषनी कहा जाता है, झेलम को विटास्टा, चिनाब को अस्किनी, बियास को बिपाशा और सतलज को सतुद्री और सिंधु को इंडस को सिंधु नदी से कंसीडर किया जाता है। अगला कुछ क्वेश्चन है, इस तरह के पैटर्न बहुत मिले हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। कह रहा है कि पहला भाग सीधा और दूसरा भाग को पलट दीजिए, यहाँ से यहाँ तक को पलट करके लिख दीजिए और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि विच लेटर इज 13 फ्रॉम द राइट साइड। दाएं साइड से काउंट करिए 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा कि एन नंबर जो है ऑप्शन बी आपका 13वां लेटर होगा।
सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जो कह रहा है पहला भाग सीधा रहेगा, दूसरा भाग को पलट दीजिए। पहला भाग सीधा रहेगा, दूसरा भाग को पलट दीजिए। फिर उसके बाद काउंट करिए तो फिफ्थ नंबर राइट हैंड साइड से कौन सा पाँचवा लेटर बनेगा। जब इसको करिएगा तो इसका आंसर आएगा जे। स्टेटमेंट कह रहा है कि सम कार्स आर बाइक, देखिए जरा सा, स्टेटमेंट कह रहा है सम कार्स आर बाइक, और फिर कह रहा है सम बाइक्स आर ट्रक, ठीक है। अब कह रहा है सम कार्स आर ट्रक्स एंड सम ट्रक्स आर कार्स, उसके बाद ऑल बाइक्स आर कार, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सम का पार्ट है, सम में ऑल कहाँ से आ जाएगा, और ऑल ट्रक्स आर बाइक्स। फिर कंक्लूजन कह रहा है कौन सा होगा, तो सीधा सीधा इसका होगा नो कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा जब आप इसको बिठाकर देखोगे। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, इसमें जो रॉन्ग वर्ड है, टर्म है, उसको फाइंड आउट करना है, और ये बहुत ईजी है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए अगला भी सेम है, जब इसको करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, इसको देखिए मैं कर देती हूँ। चलिए 5 2 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 2 जा 160 होना था, कितना होना था 160, दिया है 150, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि सिमिलर पेयर को फाइंड करिए, सिमिलर पेयर कौन सा है, अगर 3:64 है तो आगे बताइए कौन सा होगा। आगे अगर देखिएगा तो ए है, बी है, सी है, डी है, ऑप्शन ए को ही कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है 3 + 1 = 4, और 4 का कर दिया है क्यूब, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, ठीक है। सिमिलरली 5, जरा ऑप्शन ए को देखिए, 4 + 1 करेंगे हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर बी है, 5 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, +1 करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग करिए, 5 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा इतना, ठीक है, 216 हो जाएगा। अगला सवाल है, सिमिलर है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर है 9 + 1 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगेन है 4 + 1, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, तो अगला कौन सा करेंगे, 7 वाला को करेंगे, ठीक है ना, 7 डी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए थैंक यू सो मच। आई थिंक कि हम लोगों ने 120 क्वेश्चन को हमने यहाँ डिस्कस किया है। मैंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की है कि ये ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पूरी तरह से ऑथेंटिक चीज़ों को यहाँ पे इस मॉक टेस्ट 2 में इंक्लूड किया है। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, जिनका भी एग्ज़ाम बचा है वो लोग जाइए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छा से अपना एग्ज़ाम दीजिए, 110% का लेवल अपना दीजिए, और झारखंड टीचर में अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।